टॉप स्पीड एडवांस मान ज्ञान बुक का पार्ट 56 और जियोग्राफी का पार्ट 6। वायुमंडल एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर वायु अथवा विभिन्न गैसों के फैलाव को वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहा जाता है। वायुमंडल के अध्ययन को वायुविज्ञान एरोलॉजी और इसके निचले हिस्से के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में उपस्थित गैसें पृथ्वी पर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन और नियोन और हीलियम 1%। पृथ्वी से 30 मील के अंदर नाइट्रोजन 78.07%, ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%। वायुमंडल एक अवरोधी आवरण की तरह हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों के साथ साथ धूल कण तथा जलभाप का मिश्रण भी होता है। वायुमंडल जहां सूर्य की प्रखर ताप से पृथ्वी की रक्षा करता है, वहीं इसमें मौजूद ओजोन O3 गैस जो ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है, सूर्य से आने वाली तेज परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करता है। सूर्य की परावैंगनी विकिरण कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती है। ओजोन गैस पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक केंद्रित है। पर्यावरण प्रदूषण से पृथ्वी का ओजोन स्तर तेजी से नष्ट हो रहा है, जिसकी तरफ ध्यान देना आज वक्त की तीव्र मांग है। जलभाप और CO2 पृथ्वी के ताप को बनाए व संतुलित रखता है। जलभाप हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील व असमान वितरण वाली गैस है। धूल कण के ही कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। जलभाप हमारी पृथ्वी के लिए एक कंबल का काम करता है। यह सूर्य के ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। इसी कारण हमारी पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म होती है और न ही अत्यधिक ठंडी। जलभाप के संघनन से ही बारिश होती है। यदि वायुमंडल की समस्त वायु का संघनन हो जाए तो सारी पृथ्वी के चारों ओर जल की 1 इंच मोटी परत बन सकती है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक भारी गैस है। अपने भारीपन के कारण यह पृथ्वी की सबसे निचली परत में मिलती है। इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कांच घर या पौधाघर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि यह गैस वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से प्रवर्तित होने वाली विकिरण के लिए अपारगम्य है। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। 16 किलोमीटर और ऊपर जाकर इसकी मात्रा अत्यंत कम हो जाती है। ऑक्सीजन गैस ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑक्सीजन के अभाव में ईंधन का जलना नामुमकिन है। यह गैस अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक है। सभी गैसों से नाइट्रोजन की वायुमंडल में अधिक उपस्थिति से वायुदाब पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का अभाव होता है। नाइट्रोजन गैस का कोई रंग, गंध या स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। नाइट्रोजन गैस ही पेड़ पौधों में प्रोटीन के निर्माण का कारक है। प्रोटीन हमारे भोजन का मुख्य अंग है। नाइट्रोजन वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग के फैलाव पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल में वायु की निम्नलिखित परतें पाई जाती है। वायुमंडल की परतें: नंबर 1 ध्रुव मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, तीसरा ओजोन मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल या वायुमंडल। ध्रुव मंडल ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल के सबसे निचले परत को ध्रुव मंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर शब्द
तीसरा द बोर नामक अंतरिक्ष वैज्ञानिक की देन है। ट्रोपोज ग्रीक भाषा का शब्द जिसका अर्थ मिश्रण होता है, अतः इस परत को रीजन ऑफ मिक्सिंग मिश्रण प्रदेश भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। वायुमंडल के इस परत में तापमान की गिरावट दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। क्षोभमंडल में धूलकण और जलभाप भी होते हैं। क्षोभमंडल को अधोमंडल या परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्षोभमंडल में ही बादल, आंधी, वर्षा, घनगर्जन, विद्युत चमक, तूफान आदि प्राकृतिक परिवर्तनशील घटनाएं होती है। क्षोभमंडल में संवहनीय धाराएं सीमित होने से इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभमंडल के शीर्ष पर एक परत पाया जाता है जिसे क्षोभमंडल सीमा अथवा ट्रोपोपाउज कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मिश्रण की समाप्ति। ट्रोपोपाउज शब्द सर नेपियर शॉ ने सर्वप्रथम दिया था। इस परत में सभी संवहनीय क्रियाएं समाप्त हो जाती है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर वायुमंडल के इस परत में हमेशा ताप के समान रहने से इसे समताप मंडल या एक सा ताप वाला मंडल कहते हैं। इस परत की औसत ऊंचाई 30 किलोमीटर है। इस स्तर की खोज तथा इसके नामकरण का श्रेय भी तीसरा द बोर को है। इस मंडल में आंधी, घनगर्जन, विद्युत चमक, कड़ाक, जलभाप, धूलकण आदि मौसमी घटनाएं नहीं होती। वायुयान उड़ाने के आदर्श दशा इस मंडल में पाई जाती है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा इसी मंडल में पाई जाती है। बादलों का अभाव और हल्की वायु इसका कारण है। कभी कभी इस मंडल में भी मेघों की उपस्थिति पाई जाती है, जिसे मूलाभ मंडल मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है। विषुवत रेखा पर समताप मंडल नहीं होता। ध्रुवों पर समताप मंडल की मोटाई सबसे अधिक होती है। धरातल से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोपाउज लेयर पाया जाता है, जिसके ऊपर से तापमान ऊंचाई के साथ तीव्र गति से ऊपर उठता है। नंबर तीसरा ओजोन मंडल ओजोनोस्फेयर समताप मंडल के ऊपर धरातल से 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य के क्षेत्र में ओजोन गैस की अधिकता के कारण इस परत को ओजोन मंडल कहा जाता है। ओजोन मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि जाती है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में लगभग 5 डिग्री की वृद्धि होती है। डाप्सन इकाई से ओजोन परत की माप की जाती है। ओजोन मंडल में उपस्थित ओजोन गैस O3 पृथ्वी की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। ओजोन मंडल की परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित यानी सोख लेती है। इससे पृथ्वी की जलवायु व जीव जंतुओं की रक्षा होती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली प्रमुख गैसें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह गैस एयर कंडीशनर AC और रेफ्रिजरेटर से काफी मात्रा में निकलती है। CFC गैस ओजोन परत में सड़न होने का प्रमुख कारण है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA नामक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार अब तक लगभग 2.5% ओजोन गैस की परत का आवरण नष्ट हो चुका है। इस कारण से भी पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रही है। आयनोस्फेयर आयन मंडल की धरातल से ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर होती है। इस मंडल में आयन की प्रधानता होती है। आयन मंडल की परत कम वायुदाब का क्षेत्र है। वायुमंडल की यह परत पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। आयन मंडल के सबसे निचले हिस्से को डी लेयर होता है। सबसे निचले हिस्से में डी लेयर होता है। इस डी लेयर में से दीर्घ रेडियो तरंगे लॉन्ग रेडियो वेव E1, E2 व F1, F2 परतों से लघु रेडियो तरंगे शॉर्ट रेडियो वेव
में परिवर्तित होती रहती है, जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल एवं रडार आदि सुचारू रूप से सक्रिय रहते हैं। आयन मंडल में ही संचार उपग्रहों को स्थित किया जाता है। इस स्तर के अस्तित्व का अभाव रेडियो तरंगों के माध्यम से हुआ। 150 से 380 किलोमीटर की परत अपलेटन स्तर कहलाती है। इसमें एक्स-रे का अवशोषण अधिक होता है। 90 से 100 किलोमीटर की परत नेनली हार्विसाइड्स कहलाती है। इसमें सूर्य के अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स के साथ हाइड्रोजन के मध्य प्रतिक्रिया होती है। वायुमंडल एक्सोस्फेयर पृथ्वी के धरातल से 640 किलोमीटर के ऊपर का भाग वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा अनिर्धारित है। वायुमंडल में अत्यंत विरल यानी पतली रूप में हवा मिलती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस परत का विशेष अध्ययन लीमैन स्पिट्जर ने किया। सूर्यताप इंसोलेशन सूर्य से प्राप्त ऊष्मा या ताप को सूर्यताप कहते हैं। सूर्यताप यानी सूर्य की सौर विकिरण ऊर्जा पृथ्वी तक लघु तरंगों के रूप में पहुंचती है। किसी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा एवं उस सतह से परिवर्तित होने वाली सूर्यताप की मात्रा के बीच के अनुपात को एल्बिडो कहा जाता है। सूर्य ही पृथ्वी के लिए ऊष्मा या ताप का प्रधान स्रोत है। पृथ्वी से लगभग 14.95 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूर्य, जिसकी सतह पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। सूर्य की ऊष्मा का कुछ अंश ही पृथ्वी को प्राप्त होता है, जिससे भूतल पर समस्त प्रकार के जीव जंतुओं व वनस्पतियों का अस्तित्व बना रहता है। सूर्य ताप से पृथ्वी पर जीवन, पवन संचार, सागरीय धाराओं का प्रवाह तथा मौसम और जलवायु का सुचारू चक्र चलता रहता है। विषुवत रेखा के निकट सूर्यताप सर्वाधिक होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्यताप कम होता जाता है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा की प्राप्ति होती है। वायुमंडल के गर्म तथा ठंडा होने के कारण निम्नलिखित है। ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। इससे ऊष्मा का संचार निम्न आकांक्षीय क्षेत्रों से उच्च आकांक्षीय क्षेत्रों तक भी हो जाता है। गर्म हवाएं ठंडे इलाकों तक जाकर उन्हें भी ऊष्मा प्रदान करती है। गर्म हवाएं समुद्री धाराओं को उष्णकटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों तक पहुंचाकर वहां भी ऊष्मा प्रदान करवाती है। संचालन कंडक्शन की प्रक्रिया से वायुमंडल की मात्र निचली परतें ही गर्म होती है। इस प्रक्रिया के तहत अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा वायु द्वारा प्रवाहित होती है। वायु के ऊष्मा का कुचालक होने से यह प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने की दिशा में कम महत्वपूर्ण होते हैं। जब कोई पदार्थ ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा धीरे धीरे गर्म होता है तो इस प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। सूर्य ताप से विकिरण ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक बिना वायुमंडल को अधिक गर्म किए पहुंचती है। पृथ्वी पर पहुंची सूर्य ताप परावर्तित होकर पुनः वायुमंडल में चली जाती है, जिसे भूमि विकिरण कहते हैं। भूमि विकिरण के दीर्घ तरंगों वाली किरण होने से सौर विकिरण की अपेक्षा वायुमंडल को यह अधिक गर्म करती है। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा इमेजिनरी लाइन को समताप रेखा कहा जाता है। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर। किन्हीं दो स्थानों में आए ताप के अंतर को ताप परिसर कहते हैं। किसी स्थान पर किसी एक दिन में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को उस स्थान का दैनिक तापांतर कहते हैं।
किसी स्थान के सर्वाधिक गर्म तथा सर्वाधिक ठंडे महीनों के मध्यमान तापमान के अंतर को उस स्थान का वार्षिक तापांतर कहा जाता है। किसी स्थान के औसत तापक्रम और उसके अक्षांश के औसत तापक्रम में आए अंतर को तापीय विसंगति कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक तापांतर साइबेरिया में स्थित बारखोयांग नामक स्थान का है, जो 65.5 डिग्री सेल्सियस है। विश्व के अधिकांश क्षेत्रों हेतु जनवरी और जुलाई के महीनों को तापमान विश्लेषण के लिए चुना जाता है। इसका कारण यह है कि इन्हीं दो महीनों के क्रमशः न्यूनतम व अधिकतम तापमान पाया जाता है। वायुमंडलीय दाब तथा विभिन्न पवनें। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी स्थान विशेष पर संपूर्ण वायु राशि का पड़ने वाला दाब है। वायुमंडलीय दाब मौसम के पूर्वानुमान का एक महत्वपूर्ण सूचक है। वायु दाब की माप बैरोमीटर से की जाती है। वायुमंडल दाब की इकाई बार है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। समुद्र तल पर समान स्थिति में वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायु दाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। वह काल्पनिक रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है, समदाब रेखा आइसोबार कहलाती है या आइसोबार लाइन कहलाती है। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। समदाब रेखा के एक दूसरे के पास होने से दाब प्रवणता यानी अधिक होती है और उनके एक दूसरे से दूर होने पर दाब प्रवणता कम होती है। विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब को शांत कटिबंध या डोल्ड्रम भी कहा जाता है। यह क्षेत्र भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में स्थित है, जहां सालों भर सूर्य की किरणों के लंबवत पड़ने के कारण तापमान सदा उच्च बना रहता है। विषुवत रेखा पर वायु दाब कम होता है। यहीं पर पृथ्वी के घूर्णन यानी रोटेशन का वेग अधिक होने से अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक होता है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से दूर रखती है। उपोषण उच्च वायु दाब का क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र है, जहां उच्च दाब पेटियां स्थित है। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब का क्षेत्र 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृक्षों के बीच स्थित है, जहां निम्न वायु भार पेटियां स्थित है। ध्रुवीय उच्च वायु दाब उच्च दाब पेटियों में पाई जाती है, जो 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक स्थित है। पवन विंड उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की और क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में जब हवा बहती है तो वायु धारा यानी एयर करंट कहलाती है। पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण दाब प्रवणता बल, कॉरियोलिस प्रभाव, अभिकेंद्रीय त्वरण, भूघर्षण। दाब प्रवणता बल, कॉरियोलिस प्रभाव, अभिकेंद्रीय त्वरण, भूघर्षण है। पवनों की दिशा के पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी मूल दिशा से बदल जाने को कॉरियोलिस प्रभाव कहते हैं। कॉरियोलिस बल का प्रभाव विषुवत रेखा पर शून्य होता है, यानी विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा नहीं बदलती। ध्रुवों पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है, इसलिए वहां पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप यानी परिवर्तन होता रहता है। पवनों के प्रकार: प्रचलित पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। प्रचलित पवन या अस्थायी पवन या सनातनी पवन उसे कहते हैं जो पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर अधिक दाब के कटिबंधों
से कम दाब के कटिबंधों की ओर सदा चलती रहती है। यह पवन सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती रहती है। पछुआ पवन या पश्चिमी पवन दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलती है। अपनी पश्चिमी दिशा के कारण यह पश्चिमी या पछुआ पवन कहलाती है। पछुआ पवनें उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में 35 डिग्री और 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री या 65 डिग्री अक्षांशों तक बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों में फैले विशाल समुद्र पर पछुआ पवनें ग्रीष्म और शीतकालीन में समान रूप से प्रचंड गति से चलती है। पछुआ पवनें को 40 डिग्री अक्षांशों में इसकी प्रचंड गति के कारण गरजता चालीसा कहा जाता है। 50 डिग्री अक्षांशों में ये पवन भयंकर पचासा कहलाती है और 60 डिग्री अक्षांशों पर इसे चिकता साठा कहा जाता है। ये सभी नाम नाविकों के द्वारा रखे गए हैं। व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब के कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में निरंतर चलने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। ऐसी कॉरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण होता है। कॉरियोलिस बल प्रभाव 1835 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इस प्रभाव का वर्णन किया था। इसी कारण इसका नाम उस फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा। कॉरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिने ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। पवनों के इस विक्षेप अथवा दिशा परिवर्तन को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। इसी कारण इस नियम को फेरल का नियम कहा जाता है। बाइज-बेलेट नियम यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उष्ण दाब उसकी दाईं ओर तथा निम्न दाब उसकी बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसके ठीक उलट होगी। ध्रुवीय पवनें पोलर विंड्स उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के उच्च वायुदाब पेटियां से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर बहने वाली पवनों को ध्रुवीय पवन कहा जाता है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। ये पवनें बहुत ही ठंडी होती है। उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों को नॉर्थ ईस्टर्स कहा जाता है। मौसमी पवन सीजनल विंड मौसमी पवन के उदाहरण है मानसूनी पवन, स्थल समीर एवं समुद्री पवन। इस पवनों की दिशा मौसम या समय में के परिवर्तन के साथ ही परिवर्तित हो जाती है। स्थानीय पवन लोकल विंड्स प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें निम्नलिखित हैं। सिरोको सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर उत्तरी अफ्रीका, सिसिली, दक्षिण इटली होते बहने वाली गर्म हवा को सिरोको कहते हैं। भूमध्य सागर पार कर इटली पहुंचने पर यह हवा आर्द्र हो जाती है। सिरोको पवन के स्थानीय नाम और स्थान। सिरोको इटली में कहा जाता है। खमसीन मिस्र में इसे कहते हैं। चिली ट्यूनीसिया में कहते हैं। लेस्ट मेड्रिया में कहते हैं। लेबेक स्पेन में कहते हैं और गिबिली लीबिया में कहते हैं। एक बार फिर से सिरोको पवन के स्थानीय नाम। सिरोको पवन को इटली में सिरोको कहते हैं। मिस्र में खमसीन कहते हैं। ट्यूनीसिया में चिली कहते हैं। मेड्रिया में लेस्ट कहते हैं। स्पेन में लेबेक कहते हैं और लीबिया में गिबिली पवन कहते हैं। चिनूक उत्तरी अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर चलने वाली यह गर्म व शुष्क हवा है। वहाँ इसे स्थानीय भाषा में चिनूक कहते हैं। इस पवन की गर्मी से बसंत के समय में वहाँ जमी बर्फ पिघलकर चारागाहों को बर्फ मुक्त कर देता है।
रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए चिनूक पवन वरदान स्वरूप है। सामल पवन इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा को स्थानीय भाषा में सामल कहा जाता है। सिमून यह अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाली गर्म हवा है जो अपने साथ रेत की आंधियां उड़ाकर रेगिस्तान में बड़े टिब्बों की आकृतियां निर्मित कर देता है। यह गर्म वो बेहद शुष्क हवा होती है। सामून ईरान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा को सामून कहा जाता है। स्थानीय ठंडी हवाएं नाम और स्थान। पुर्गा टुंड्रा प्रदेश के ठंडी हवाएं हैं। मिरिस्टल फ्रांस व स्पेन की ठंडी हवाएं हैं। बोरा एड्रियाटिक तट का ठंडी हवाएं हैं। कैप डॉक्टर एवं टेबल ब्लॉक दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र की ठंडी हवाएं हैं। नॉर्दर संयुक्त राज्य अमेरिका की ठंडी हवाएं हैं। नॉर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका की ही ठंडी हवाएं हैं। मेस्ट्रल उत्तरी इटली की ठंडी हवाएं हैं। बिली ऑस्ट्रेलिया की ठंडी हवाएं हैं। हुबूब सूडान की ठंडी हवाएं हैं। पेपागायो मैक्सिको की ठंडी हवाएं हैं। बुरान रूस की ठंडी हवाएं हैं। पोनेटी दक्षिणी अफ्रीका की ठंडी हवाएं हैं। बिलीबाब अलास्का की ठंडी हवाएं हैं। पेम्पेरो अर्जेंटीना की ठंडी हवाएं हैं। बाइज दक्षिण फ्रांस की ठंडी हवाएं हैं। अन्य गर्म स्थानीय पवनें नाम और स्थान। लू उत्तर भारत की गर्म हवाएं हैं। आयला फ्रांस की गर्म हवाएं हैं। सोलेनो दक्षिणी पूर्वी स्पेन की गर्म हवाएं हैं। गारिच दक्षिण पूर्वी ईरान की गर्म हवाएं हैं। ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप के ठंडी हवाएं हैं। बाइगो फिलीपींस द्वीप समूह के गर्म हवाएं हैं। बरगस दक्षिण अफ्रीका का गर्म हवाएं हैं। सुखेबो रूस व कजाकिस्तान का गर्म हवाएं हैं। सांटाना दक्षिण कैलिफोर्निया की गर्म हवाएं हैं। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड की यह स्थानीय गर्म हवा है जो ऊंचे पर्वतों से नीचे उतरती है। कोयम्बेंग जावा इंडोनेशिया की इस गर्म स्थानीय हवा से तंबाकू की खेती को काफी हानि होती है। तंबाकू बेहद सूख कर खराब होने लगते हैं। ब्रिक फील्डर यह गर्म शुष्क स्थानीय पवन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान दक्षिण पश्चिम व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में तेज धूल आंधी भरी उड़ाने वाली स्थानीय हवा को अमेरिकी स्थानीय भाषा में ब्लैक रोलर कहते हैं। तेज आंधी वातावरण को काला बना देती है, इसलिए इसे ब्लैक रोलर की संज्ञा दी गई। फॉन स्विट्जरलैंड में बहने वाली यह गर्म व शुष्क हवा आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरती है। इस हवा की गर्मी से जमी बर्फ पिघलकर पशुपालकों के चेहरों पर खुशियां लाती है। कारण कि इस गर्म हवा के प्रभाव से बर्फ पिघलने लगती है तो चारागाह प्रकट हो जाते हैं। पशुओं को भरपूर चारा मिलता है। इस गर्म हवा के कारण वहां अंगूरों का पकना भी शीघ्र हो जाता है और उनमें स्वाद व मिठास भी भर जाती है। हरमट्टन हवाएं यह स्थानीय गर्म शुष्क हवा है जो सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलती है। जब यह हवा सहारा से गिनी तट की ओर बहने लगती तो गिनी तट पर इस पवन को डॉक्टर हवा कहा जाता है। इस हवा से लोगों को स्वास्थ्य का लाभ होने से इसे ऐसा कहा जाता है। वायु राशियां बतार्ग एयर मासेस एंड फ्रंट्स। वायु राशियां एयर मासेस वायु राशि वायुमंडल के उस विशाल व विस्तारित भागों को कहते हैं जिसमें तापमान व आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप या समान होते हैं। सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत वायु राशियों में से एक वायु राशि में विभिन्न परतें होती है। ये परतें एक दूसरे के ऊपर
क्षैतिज दिशा में फैली होती है। एक वायु राशि की प्रत्येक परत में वायु के तापमान एवं आर्द्रता की स्थिति प्राय समान होती है। जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में वायु राशि बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वातार्ग फ्रंट्स दो विभिन्न वायु राशियां तापमान तथा आर्द्रता में असमान होने के कारण एक दूसरे से दूरी बनाए रखती है। उन दो स्वभाव की वायु राशियां के सीमा तल को ही वातार्ग कहा जाता है। वातार्ग के दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शीत वातार्ग, दूसरा उष्ण वातार्ग। शीत वातार्ग ठंडी तथा भारी वायु जब उष्ण तथा हल्की वायु राशि के विरुद्ध आगे की ओर बढ़ती है तो उसे ऊपर की ओर उठा देती है। इसे शीत वातार्ग कहा जाता है। उष्ण वातार्ग गर्म वायु हल्की होने से ठंडी तथा भारी वायु के ऊपर चढ़ जाती है। इसे उष्ण वातार्ग कहते हैं। आर्द्रता ह्यूमिडिटी वायुमंडल में उपस्थित जलभाप की मात्रा को वायुमंडल की आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वायु की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलभाप की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं। विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वायु की प्रति इकाई भार में जलभाप के भार को ही विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में इसकी माप की जाती है। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलभाप तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलभाप धारण करने की क्षमता का अनुपात सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता बराबर किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलभाप की मात्रा बटे उसी ताप पर उसी वायु की जलभाप शोषण करने की क्षमता गुने 100। सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। सापेक्ष आर्द्रता जलवायु की मात्रा और वायु के तापमान पर निर्भर करती है। वायु में जब जलभाप की मात्रा अधिक हो जाती है तो सापेक्ष आर्द्रता भी अधिक हो जाती है। वायु का तापमान जब कम हो जाता है तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है और तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता भी कमी आ जाती है। संघनन जल की गैसीय अवस्था के तरल अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहा जाता है। संघनन 2 कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 तापमान की कमी होने पर तथा वायु के सापेक्ष आर्द्रता पर। ओसांक डी पॉइंट वायुमंडल में जलभाप धारण करने की एक निश्चित क्षमता होती है। वायुमंडल में एक ऐसी स्थिति आती है जब उसमें और जलभाप का धारण नहीं हो सकता है। जलभाप का धारण नहीं हो सकता है। यह अवस्था संतृप्त की होती है जिसे ओसांक या ओस बिंदु कहते हैं। ओसांक पर वायु असंतृप्त हो जाती है तब उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है। ओस के पढ़ने के लिए ओसांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना जरूरी है। पाला अथवा तुषार जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है तो ओस के स्थान पर पाला पड़ने लगता है। अन्य शब्दों में जमी हुई ओस को पाला कहते हैं। कोहरा फॉग वायुमंडल की निचली परतों में एकत्र धूल कण धुएं के रज एवं संघनित जलपिंडों को कोहरा कहा जाता है। ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम हो जाने पर कोहरे का निर्माण हो जाता है। कोहरे में दृश्यता 1 किलोमीटर से भी कम होती है। धुंध मिस्ट जब कोहरा हल्का फुल्का होता है तो उसे कुहासा या धुंध कहा जाता है। धुंध में दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक पर 2 किलोमीटर से कम होती है।
धुंध में दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक पर 2 किलोमीटर से कम होती है। बादल क्लाउड। जल भाप का जब वायुमंडल में संघनन होता है तब हिमकणों तथा जल शिखरों का निर्माण होता है, जिसकी बड़ी राशि को बादल अथवा मेघ कहते हैं। बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष में एडियाबैटिक प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के औसंक के नीचे गिरने से निर्मित होते हैं। बादल अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। रूप के आधार पर बादलों को निम्नलिखित प्रकार होते हैं। कपासी बादल, ये सबसे अधिक वर्षा करने वाले होते हैं। इनका आकार समतल होता है और इसका शीर्ष गुंबद नुमा होता है। पछाप बादल, हिमकणों से बने ये बादल काफी ऊंचाई पर होते हैं। पछाप बादल सफेद रंग के और पतले होते हैं। इसे मेघ की माता कहा जाता है। अस्त्री बादल, पर्दार चादर से दिखने वाले ये बादल धरातल से 3-4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं और अधिकांश आकाश को ढके रहते हैं। जेट प्रवाह, पृथ्वी के धरातल से 7 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर अत्यंत तीव्र गति के प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। यह पवन प्रवाह ध्रुवमंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से विचरण करता है। यह सकरा नलिकाकार और विसर्पी पवन प्रवाह है। दोनों गोलार्धों में पाया जाने वाला यह जेट प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में अत्यंत तीव्र गति से चलता है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। जेट प्रवाह पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एशिया में मानसून पवनों के कारण ही जेट प्रवाह का घटित होना माना जाता है। जेट प्रवाह चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, वायुमंडलीय विक्षोभों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। बादलों का फटना, स्थानीय कारणों से जब अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक वर्षा एक ही स्थान में होने लगे तो इसे बादल का फटना कहते हैं। इससे उस स्थान पर बाढ़ आ जाती है जहां बादल फटते हैं। भूस्खलन होने की संभावना बढ़ जाती है। धन जन की अत्यधिक हानि होती है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मकानों व अन्य निर्माणों को भी हानि पहुंचती है। इसे प्राकृतिक दुर्घटना माना जाता है। वर्षा, रेनफॉल, वायुमंडल में जलवाष्प की बूंदें अथवा नमी जब अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है तो बूंदों के रूप में स्थल भाग पर गिरने लगती है, जिसे वर्षा कहते हैं। वर्षा 3 प्रकार के होते हैं या माने जाते हैं। संवहनीय वर्षा, कन्वेंशनल रेनफॉल, धरातल जब बहुत गर्म हो जाती है तो उसके साथ जुड़ी वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। इससे संवहनीय धाराएं निर्मित होती है। ऊपर जाकर वायु ठंडी होने लगती है और उससे स्थित जलवाष्प का संघनन शुरू हो जाता है, जिससे कपासी मेघ कहते हैं, जो घनघोर वर्षा करते हैं। इस वर्षा को संवहनीय वर्षा कहा जाता है। पर्वतीय वर्षा, उष्ण एवं आर्द्र वायु जो जलवाष्प से भरी होती है, जब पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ती है तो यह वायु ठंडी होने लगती है। फिर यह वायु संतृप्त हो जाती है। वायु के चढ़ाई चढ़ने के क्रम में ठंडी हुई वायु में जलवाष्प का संघनन शुरू हो जाता है, जिससे वर्षा होने लगती है। इस प्रकार की वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। चक्रवातीय वर्षा, साइक्लोन या फ्रंटल रेनफॉल, चक्रवातों के फलस्वरूप होने वाली वर्षा चक्रवातीय अथवा बतार्गी वर्षा कहलाती है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात, साइक्लोन, जल के भावर की ही तरह अस्थिर और परिवर्तनशील हवाओं के वायुमंडलीय भावर, जिनके केंद्र में वायुमंडल कम होता है
और बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है, चक्रवात कहे जाते हैं। चक्रवात के दौरान हवाएं बाहर से भीतर की ओर जाती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती हवाएं घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है। चक्रवात के उदाहरण: टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया व संयुक्त राज्य अमेरिका में, हरिकेन्स पश्चिम द्वीप समूह में, टाइफून प्रशांत महासागर व चीन सागर में। विभिन्न प्रकार के वायु राशियों के मिश्रण के कारण वायु की तीव्र गति से उठे बवंडर से ही चक्रवात व प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात से संबंधित एडिथ थ्योरी जे बर्कनीच ने प्रतिपादन किया। प्रति चक्रवात एंटीसाइक्लोन्स, इसके केंद्र में अधिक वायु दाब होता है, जिसके कारण हवाएं केंद्र से बाहर की ओर तीव्र गति से चलती है। प्रति चक्रवात कहलाने वाले इस प्राकृतिक क्रम में वातार्ग नहीं होता। प्रति चक्रवात के बाद मौसम एकदम साफ हो जाता है, हवा मंद गति से चलती है, धूप खिली होती है और आसमान स्वच्छ लगता है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवाती हवाएं घड़ी की सुइयों के अनुकूल यानी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज चलती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से के स्थानीय नाम: हिंद महासागर में साइक्लोन कहते हैं। हिंद महासागर के चक्रवातों को साइक्लोन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया व मेडागास्कर में बिलीबिली कहते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह के निकट कैरिबियन सागर में हरिकेन कहते हैं। चीन, जापान, फिलीपींस में टाइफून कहा जाता है। दक्षिणी एवं पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो कहा जाता है। टाइफून: इस चक्रवात की गति अत्यंत तीव्र 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह वर्गगामी कटिबंधीय चक्रवात है। यह चक्रवात प्रशांत महासागर में उठती है और चीन सागर में चलती है। टॉर्नेडो: यह अल्पकालीन अवधि का तूफान है। यह अल्पकालीन अवधि का तूफान है, पर अत्यंत तीव्र गति से चलने के कारण इस भयंकर तूफान का असर विनाशकारी होता है। इस भयंकर तूफान का प्रबल वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यह तूफान संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में और ऑस्ट्रेलिया में उठता है। वहाँ स्थानीय भाषा में इस तूफान को टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो नामक चक्रवाती तूफान जल एवं स्थल दोनों क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। हरिकेन: इस भयंकर चक्रवाती तूफान की गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस तूफान के साथ अत्यंत तीव्र वेग वाली हवाएं चलती है। तड़ित झंझावात के साथ मूसलाधार बारिश होती है। तड़ित झंझावात का मतलब होता है गरज मलक और बादल का गरजना। अक्सर अगस्त सितंबर महीने में उठने वाला यह तूफान पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर और अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में उठता है। विश्व के प्रसिद्ध स्थान यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।